अपना नाम काम दिलाऊ दफ्तर में दर्ज किया 25 लाख लड़कों ने। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क चैन, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। 17 सितंबर 2020 को संसद से एक बिल पास हुआ जिसे कृषि बिल 2020 के नाम से पास किया गया। बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इस बिल ने कानून का रूप लिया और यह देश में कानून के रूप में लागू हो गया। लेकिन ये कृषि कानून किसानों को रास नहीं आया। वो खेत खलियान और घर बार छोड़कर सड़क पर आ गए, इस कानून का विरोध करने लगे। उनकी मांग है कि कानून को वापस लिया जाए। दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर किसान पिछले 35 दिनों से जमे बैठे हैं। कल किसानों और सरकार के बीच भी बात हुई। बातचीत का नतीजा 50-50 रहा और हर किसी को इस बात का इंतजार है कि आखिर इस आंदोलन का परिणाम क्या होगा। क्या इससे पहले भी कोई कृषि कानून था? इस कृषि कानून का विरोध आज किसान क्यों कर रहे हैं? वहीं सरकार के नजरिए से ये कानून किसानों की किस्मत बदलने वाला कैसे साबित हो सकता है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारा ये विशेष कार्यक्रम आप देखिए। अपना नाम काम दिलाऊ दफ्तर में दर्ज किया 25 लाख लड़कों ने। किसान आंदोलन कदम दर कदम अपने परिणाम की ओर बढ़ रहा है। किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत सकारात्मक रही। सरकार और किसान दोनों पक्ष संतुष्ट दिखे। ये संतुष्टि इस आंदोलन के नतीजे तय करने में मील का पत्थर साबित होगी। ये रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के बीच सरकार और किसान संगठनों के बीच मंगलवार को हुई बातचीत से अच्छी खबर निकलकर सामने आई। किसानों की पेश की गई 4 प्रमुख मांगों में से 2 पर सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। इस बैठक में बिजली के बिल का मामला सुलझ गया, जबकि पराली जलाने से संबंधित कानूनी प्रावधानों को हटाने पर भी सरकार राजी हो गई है। नए कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को कानूनी दायरे में लाने की उनकी मुख्य मांग पर कुछ फैसला नहीं हो सका। सरकार किसान संगठन वार्ता। किसान संगठनों और सरकार के बीच लगभग 5 घंटे बैठक चली। 40 किसान संगठनों के नेता हुए शामिल। सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल रहे मौजूद। बैठक के बाद दोनों पक्ष दिखे संतुष्ट। किसानों की 4 मांगों में से 2 पर बनी सहमति। MSP और अन्य मांग को लेकर बैठक 4 जनवरी को होगी। कानूनों को निरस्त करने को तैयार नहीं सरकार। अन्य संशोधन विकल्प पर किया जा सकता है विचार। लगभग 5 घंटे चली इस बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने मीडिया को बताया कि आज की वार्ता सकारात्मक रही और 2 मांगों पर सहमति बन गई है। 50% मांग मान ली गई है। किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है, उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है, वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए।
ऐसी यूनियंस की मांग थी, उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई। वहीं बैठक के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी वार्ता से संतुष्ट दिखे। उन्होंने कहा कि सरकार प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक और पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण से संबंधित अध्यादेश को क्रियान्वित न करने पर सहमत हुई। उनकी मांगे मान ली गई, जबकि एमएसपी और तीनों कानूनों को रद्द करने को लेकर 4 जनवरी को बात होगी। जो 3 कानून है उनको वापसी देने की बात थी। एमएसपी का बड़ा सवाल था, तो 2 इशू पर बात हुई और 2 अभी इशू रह रहे हैं। जो एमएसपी है और जो कानून है, इनको वापसी देने की बात है। तो ये हो जाएंगे तो 4 तारीख को मीटिंग होगी। इस वार्ता के बाद उम्मीद है कि किसान संगठन और सरकार के बीच बड़ी तकरार घटेगी। वहीं अब किसान भी बात को समझने लगे हैं, साथ ही सरकार भी कदम पीछे लेने को तैयार है। बात दोनों तरफ से बन रही है। देखने वाली बात यह होगी कि 4 जनवरी को क्या ये किसान आंदोलन थम जाएगा? क्या सरकार किसानों की बात मान लेगी? उम्मीद तो ऐसी ही है और होना भी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। कृषि कानून 2020 को लेकर एक तरफ जहां किसान सड़क पर डटा रहा, वहीं सरकार इस बिल को वापस नहीं लेने की जिद पर अड़ी रही। किसानों और सरकार के बीच कृषि कानून 2020 को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। इसे अपने अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये कृषि कानून है क्या? इसे समझने के लिए ये खास रिपोर्ट देखिए। साल 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में कई अहम फैसले लिए। वहीं साल 2019 में एक बार फिर पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इस कार्यकाल में भी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिस पर कहीं वाहवाही हुई तो कहीं विरोध भी झेलना पड़ा। धारा 370, 3 तलाक जैसे कई बिल कानून का रूप ले चुके हैं। वहीं एनआरसी बिल पर सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा। इस बिल के विरोध में दिल्ली शाहीन बाग में आंदोलन किया गया, लेकिन यह आंदोलन भी कुछ दिनों बाद ठंडा पड़ गया। लेकिन इसी बीच केंद्र की मोदी सरकार एक और बिल लेकर आई और इस बिल को अध्यादेश के रूप में पास कराकर कानूनी रूप दे दिया गया। यह बिल था कृषि कानून 2020। सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह बिल उनके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। जिसके लिए उन्होंने कानून बनाया, वही विरोध में आ खड़ा होगा। और देखते ही देखते पंजाब से शुरू हुआ यह किसान आंदोलन दिल्ली की सड़कों तक पहुंच गया। नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण ही तो दिए गए हैं। पहले तो मंडी के बाहर हुए लेन देन ही गैर कानूनी जाते थे। ऐसे में छोटे किसानों के साथ अक्सर धोखा होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2019 में सरकार बनाने के बाद कई मंचों से ये घोषणा कर चुके हैं कि वो 2021 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। और सरकार का तर्क है कि ये कानून उसी वादे को अमली जामा पहनाने की सीढ़ी है। मोदी सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं और सेवाओं को शुरू कर रही है, जिसके माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। जिसके लिए मोदी सरकार द्वारा एक नया किसान बिल लाया गया, जो किसानों की फसल, बाजार, फसल मूल्य तथा बाजार मूल्य आदि से जुड़ा हुआ है। फार्मर्स बिल को केंद्रीय कृषि किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 14 सितंबर 2020 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था, जिसे 5 जून 2020 को अध्यादेश के रूप में विधेयक रखा गया था। इस बिल का मुख्य उद्देश्य है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य को सरलीकरण करना, जो लोकसभा में 17 सितंबर 2020 को पारित किया गया। वहीं राज्यसभा के पास होने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये बिल कानून बन गया। लेकिन इस बिल के कानून बनते ही जैसे राजनीति और सियासत में भूचाल आ गया हो। एक तरफ केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने इस बिल के विरोध में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। वहीं पंजाब हरियाणा में चल रहा किसान आंदोलन और उग्र हो गया।
और ये किसान चंडीगढ़ और अमृतसर से देश की राजधानी दिल्ली बॉर्डर पर आ गए। कृषि कानून क्या है? पहला कृषि बिल जो अब कानून बन चुका है। केंद्र सरकार ने किसानों को देश में कहीं भी फसल बेचने को आजाद किया है ताकि राज्यों के बीच कारोबार बढ़ेगा, जिससे मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर भी खर्चा कम होगा। दूसरा बिल जो अब कानून बन चुका है, इस बिल में सरकार ने किसानों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रोविजन किया। यह बिल कृषि पैदावारों की बिक्री, फार्म सर्विसेज, कृषि बिजनेस फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और एक्सपोर्टर्स के साथ किसानों को जुड़ने के लिए मजबूत करता है। कॉन्ट्रैक्टेड किसानों को क्वालिटी वाले बीज की सप्लाई यकीनी करना, तकनीकी मदद और फसल की निगरानी, कर्ज की सहूलियत और फसल बीमा की सहूलियत मुहैया कराई गई है। इस मामले में कोई परेशानी होने पर किसान सिविल कोर्ट में नहीं बल्कि एसडीएम के पास इंसाफ के लिए अर्जी देगा। तीसरा बिल जो अब कानून बन चुका है, इस बिल में अनाज, दाल, तिलहन, खाने वाला तेल, आलू, प्याज को जरूरी चीजों की लिस्ट से हटाने का प्रावधान रखा गया है, जिससे किसानों को अच्छी कीमत मिले। कृषि बिल 2020 के बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने किसानों के हित के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं और सेवाओं का शुभारंभ किया है, जिससे किसानों को उनके उत्पाद की गई फसल की अच्छी कीमत मिल सके और किसानों का आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर और जीवन स्तर उठ सके। इस प्रक्रिया के लिए भारत सरकार पिछले 6 सालों से अनेक प्रकार की योजनाओं को शुरू कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि अनाजों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जारी रहेगी। पिछले दिनों नहीं हो पाए, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी के दृढ़ संकल्प को कि उन्होंने सिर्फ कृषि को और कृषकों के हित को सामने रखकर इन कानूनों को मंत्रिमंडल से स्वीकृति प्रदान की। वहीं पीएम मोदी ने इस कृषि कानून के बारे में कहा कि एमएसपी की दरों में 2014 से 2020 के बीच बढ़ोतरी की गई है। रबी सीजन के लिए एमएसपी की घोषणा की जाएगी। इन विधेयकों में किसानों की संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। नए किसान बिल में किसानों को फसल बेचने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया है। अब कोई भी किसान अपनी फसल को मंडी के बाहर व्यापारी के पास बेच सकता है। किसान अपनी फसल को देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी बेच सकता है। किसानों को किसी प्रकार का कोई भी उपकर नहीं देना होगा। नए कृषि कानून के विधेयक के अनुसार किसानों को ई ट्रेडिंग मंच प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक निर्बाध व्यापार सुनिश्चित किया जा सके। कृषि कानून के तहत मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फार्म गेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रसंस्करण यूनिटों पर भी व्यापार की स्वतंत्रता होगी। इस बिल के माध्यम से किसान और व्यापारी सीधे एक दूसरे से जुड़ सकेंगे, जिससे बिचौलियों का लाभ समाप्त हो जाएगा। व्यापारियों को फायदा देने के लिए किसानों को कमजोर करें, व्यापारियों को फायदा दे, ये पूरा वोट बैंक की एक बड़ी राजनीति। सरकार इस कानून के अनेक फायदे गिना रही है, लेकिन किसानों का अपना अलग तर्क है। उनका कहना है कि वे इस कानून के लागू होने के बाद कॉर्पोरेटिव के अधीन हो जाएंगे। कृषि कानून 2020 का विरोध क्यों? एमएसपी सिस्टम खत्म हो जाएगा, सरकारी मंडियां समाप्त हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से कॉर्पोरेट हावी हो जाएंगे, असीमित भंडारण की क्षमता की वजह से महंगाई बढ़ेगी। ये कानून प्रैक्टिकल नहीं है। किसानों की भलाई इस कानून से नहीं हो सकती। ये कानून कॉर्पोरेट को लाभ देने वाला है। सरकार का तर्क, एमएसपी पर पहले की तरह फसल की खरीद जारी रहेगी। किसान अपनी उपज एमएसपी पर बेच सकेंगे। आगामी रबी सीजन के लिए एमएसपी घोषित की जाएगी। किसानों को अनाज मंडी के अलावा दूसरा ऑप्शन भी मिलेगा। सरकार द्वारा शुरू की गई ई नाम ट्रेडिंग व्यवस्था भी जारी रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक मंचों पर कृषि उत्पादों का व्यापार बढ़ेगा। इससे पारदर्शिता आएगी और समय की बचत होगी। कृषि कानून पर दावा झूठ, एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो रही है। एपीएमसी मंडियां बंद की जा रही है, सच। सिस्टम जारी रहेगा, एमएसपी सिस्टम जारी रहेगा। एपीएमसी मंडियां कायम रहेंगी। एपीएमसी मंडियां इस कानून की परिधि से बाहर हैं, झूठ। किसानों की जमीन खतरे में है, सच।
एग्रीमेंट फसलों के लिए होगा, न कि जमीन के लिए। सेल, लीज और गिरवी समेत जमीन के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण का करार नहीं होगा। झूठ, किसानों पर किसी भी प्रकार के बकाये के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स जमीन हथिया सकते हैं। सच, परिस्थिति चाहे जो भी हो, किसानों की जमीन सुरक्षित है। झूठ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मामले में किसानों के लिए मूल्य की कोई गारंटी नहीं है। सच, फार्मिंग एग्रीमेंट में कृषि उपज का खरीद मूल्य दर्ज किया जाएगा। झूठ, किसानों को भुगतान नहीं किया जाएगा। सच, किसानों का भुगतान तय समय सीमा पर करना होगा, अन्यथा कानूनी कार्यवाही होगी और जुर्माना लगेगा। झूठ, किसान कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते। सच, किसान किसी भी समय बगैर किसी जुर्माने के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं। झूठ, पहले कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कोशिश नहीं की गई है। सच, कई राज्यों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की मंजूरी दे रखी है। कई राज्यों में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग संबंधी कानून तक है। झूठ, इन कानूनों को लेकर कोई सलाह मशवरा या चर्चा नहीं की गई है। सच, 2 दशकों तक विचार विमर्श हुआ है। साल 2000 में शंकर लाल गुरु कमेटी से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद 2003 में मॉडल एपीएमसी एक्ट, 2007 के एपीएमसी रूल्स, 2010 में हरियाणा, पंजाब, बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों की समिति, 2013 में 10 राज्यों के, 2017 का मॉडल एपीएलएम एक्ट और आखिरकार 2020 में संसद द्वारा इन कानूनों को मंजूरी। नए कृषि बिल किसान का क्यों हो रहा है विरोध? किसान संगठनों का आरोप है कि नए कानून के कर कृषि क्षेत्र पूंजीपतियों के हाथों में चला जाएगा, जिसका नुकसान किसानों को होगा, क्योंकि सरकार अकाल, युद्ध, प्राकृतिक आपदा जैसी अन्य समय पर ही न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेगी, जैसे कोरोना काल में सैनिटाइजर मास्क पर लगाया था। कृषि उत्पाद की जमाखोरी के कारण वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। मंडी में किसानों के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित होता है, जबकि नए कानून में यह स्पष्ट नहीं है कि किसान को फसल का न्यूनतम मूल्य मिलेगा या नहीं, क्योंकि उत्पादन अधिक होने से कीमत घट सकती है। एपीएमसी में किसानों को फसल के मूल्य में किसी प्रकार का धोखाधड़ी होने का डर नहीं रहता, जबकि नए बिल के अनुसार पैन कार्ड वाला कोई भी व्यापारी फसल खरीद सकता है। कृषि कानून 2020 की सच्चाई ये है, लेकिन किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी और मंडियों को लेकर जो आश्वासन दे रही है, उन्हें भी कानून अमली जामा पहना दिया जाए और कृषि कानून किसानों के हित में हो, इसके लिए संशोधन किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। आज कृषि कानून 2020 को लेकर किसानों का विरोध और सरकार के तर्क का संगम देखा जा रहा है, लेकिन आपके मन में भी एक सवाल जरूर होगा कि क्या इससे पहले भी कोई कृषि कानून था? अगर था तो क्या था, और नहीं था तो क्यों नहीं था? इस सवाल के जवाब के लिए आपको रिपोर्ट देखनी होगी। आजादी के बाद किसानों की हालत बद से बदतर थी। देश में सामंतवादी प्रथा लागू थी। एक तरफ जमींदार थे तो दूसरी तरफ मजदूर, इनके बीच किसान शब्द खो गया था। देश की अधिकांश कृषि भूमि पर कुछ ही लोगों का कब्जा था। देश में भूखमरी की स्थिति थी, लेकिन किसानों की इस दुर्दशा पर सबसे पहले नजर गई देश के किसान नेता के रूप में विख्यात चौधरी चरण सिंह की। अपना नाम राम बलाऊ दफ्तर में दर्ज किया। 25 लाख लड़कों में अर्थात बेरोजगारी बढ़ती जाती है। इसलिए तो 5 वर्षीय योजना में भारत के पहले किसान प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हमेशा कहते थे कि देश की खुशहाली और समृद्धि का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। वर्ष 1937 में चौधरी चरण सिंह ने सिर्फ 34 वर्ष की उम्र में उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में किसानों के हित में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। उस समय उत्तर प्रदेश में यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था। इस बिल के जरिए वो किसानों को उनकी फसल की सही कीमत दिलाना चाहते थे और उनकी आमदनी बढ़ाना चाहते थे। तब भी हमारे देश में एक ऐसा गैंग सक्रिय था जो चौधरी चरण सिंह के बीच बिल के विरोध में था, और इन लोगों ने इस बिल को तब पास नहीं होने दिया।
कहा जाता है कि इसी बिल को आधार बनाकर पंजाब में वर्ष 1940 में ही एक कानून बना दिया गया था, लेकिन उस समय के एक समूह ने उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के सपने को पूरा नहीं होने दिया। चौधरी चरण सिंह लगातार किसानों के लिए संघर्ष करते रहे, इसके लिए ही वो राजनीति में आए, लेकिन उन्होंने कभी किसानों के नाम पर आज के दौर वाली राजनीति नहीं की। वो सिर्फ किसानों के लिए संघर्ष करते रहे और इसी संघर्ष के दम पर वो भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह किसानों के मामले में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नजरिए से सहमत नहीं थे। नेहरू कल कारखानों और मशीनरी के समर्थक थे, जबकि चौधरी चरण सिंह किसानों की आय बढ़ाकर देश से गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के हिमायती थे। पहले के कृषि बिल और कानून की संरक्षण आजादी के बाद भी भारत का सामंती सिस्टम प्रधान देश है। उस समय जमीन का मालिकाना हक कुछ ही लोगों के पास था। इस असमानता को खत्म करने के लिए सरकार कई भूमि सुधार कानून लाई, जिसमें से एक जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 में भी था। 1 जुलाई 1952 को यूपी में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन विधेयक पास किया गया। 1956 में चौधरी चरण सिंह ने जमींदारी उन्मूलन एक्ट में यह संशोधन किया कि कोई भी किसान भूमि से वंचित नहीं किया जाए जिसका किसी भी रूप में जमीन पर कब्जा हो। गरीब किसानों को जमींदारों के शोषण से मुक्त दिलाकर उन्हें भूमिधर बनाने वाला ये कानून बनाया। जमींदारी उन्मूलन कानून से पहली बार बेगारी या बंधुआ मजदूरी को कानूनन अपराध के दायरे में लाया गया। 1979 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NABARD की स्थापना की गई। कृषि सुधारों में देश में हुई हरित क्रांति का अपना अलग स्थान है। चौधरी चरण सिंह 1951 में सूचना एवं न्याय मंत्री बने और 3 महीने बाद ही कृषि मंत्रालय भी उनके अधीन आ गया। सामंतशाही ताकतों ने पटवारियों की शरण ली, फिर से किसानों की जमीन को धोखे से जमींदारों को दिया जाने लगा। इस पर चौधरी चरण सिंह ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी, जिसके रोष में हजारों पटवारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। सामंतवादी ताकतों को विश्वास था कि सरकार घुटने टेक देगी, लेकिन चौधरी साहब के दृढ़ निश्चय ने उनका साहस तोड़ दिया। पटवारियों के सभी सामूहिक त्याग पत्र स्वीकार कर उनके स्थान पर लेखपालों की भर्ती की गई। 1 जुलाई 1952 को यूपी में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन विधेयक पास किया गया। किसानों और गरीबों को उनका अधिकार मिला। 1954 में योजना आयोग ने आदेश जारी किया, जिन जमींदारों के पास खुद खेती के लिए जमीन नहीं थी, उनको 30 से 60% भूमि लेने का अधिकार है। चौधरी साहब ने इसमें भी हस्तक्षेप किया और ये कानून उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ। अन्य प्रदेशों में योजना आयोग के इस आदेश की आड़ में गरीब किसानों से भूमि छीन ली गई। इसके बाद 1956 में चौधरी चरण सिंह ने जमींदारी उन्मूलन एक्ट में यह संशोधन किया कि कोई भी किसान भूमि से वंचित नहीं किया जाए जिसका किसी भी रूप में जमीन पर कब्जा हो। ये ऐसा साहसी कार्य करना था जिसकी सराहना देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक में की गई। गरीब किसानों को जमींदारों के शोषण से मुक्त दिलाकर उन्हें भूमिधर बनाने वाला यह कानून बनाया गया। 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक NABARD की स्थापना की गई। नाबार्ड वही संगठन है जो कृषि क्षेत्र के विकास में बैंक की बड़ी भूमिका निभाता है। बाद में आर्टिकल 31 से 31B और 9वां शेड्यूल संविधान में जोड़े गए। इन आर्टिकल से जमींदारों को कानूनी सलाह लेने से रोका गया और सरकार के संशोधित कानूनों को चुनौती देने से भी रोका गया। साथ ही राज्य सरकारों को कानून बनाने या किसी संपत्ति या जमीन का कब्जा करने का अधिकार भी मिल गया। जमींदारी उन्मूलन कानून से पहली बार बेगारी या बंधुआ मजदूरी को कानूनन अपराध के दायरे में लाया गया। कृषि कानून तो किसानों के लिए कारगर हुए, लेकिन कृषि के क्षेत्र में भारत में उत्थान तब देखा गया जब MS स्वामीनाथन ने भारत में 60 के दशक में हरित क्रांति का बिगुल फूका। खेती में उन्नत बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाने लगा। कृषि को साफ सिर्फ जीविका नहीं बल्कि व्यापार के रूप में देखा जाने लगा। सिंचाई सुविधाएं, बाजार और व्यापार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और परिणाम में ये हुआ कि भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना।
स्वामीनाथन ने कृषि नीति में कई सुधारों की बात की थी, जिसे किसान आज भी लागू करने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद। अपना नाम ग्राम बलाउ दफ्तर में दर्ज किया। 25 लाख लड़कों ने एक चेहरा जो समझता है खबरों की अहमियत। खबरों के पीछे की राजनीति को समझना जरूरी है। निर्दोषों को सजा होती है और दोषी बचते हैं। वार पलटवार के चक्रव्यूह से असल मुद्दों को आप तक लाना जरूरी है। नशे के तरीके, नशे के नाम, ये